फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने अपने उस बयान के लिए माफी मांग ली है जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब करने की बात लिखी थी। उनके और उनके परिवार को गालियां दी गई, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ब्राह्मण संगठनों ने तो मोर्चा ही खोल खोल दिया। मेरे हिसाब से ये अनुराग कश्यप का जो ये पूरा एपिसोड हुआ ये एक दर्शाता है कि ये जो बड़े मुद्दे क्या है। भारत में बोलने की आजादी को लेकर है। भारत में जो कलाकार हैं वो अपना जो आर्ट बिना किसी डर के अब बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। कोई अगर पेंटर है वो क्या बिना अपने जो उनके आइडियाज को अपने कैनवस में निकालने के लिए आजाद फील कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई एक ऐसा निर्माता है जो कि बाजार से उठकर अगर कुछ असली कला हमारे भारतीय दर्शकों के सामने दिया था, जिस तरीके से सत्यजीत रे या मृणाल सेन और ऋत्विक भट्टाचार्य तरीके से महान जो फिल्म निर्देशक है, उस तरीके के फिल्म मेकर आने वाले अगर कोई सीरियस फिल्म मेकर है वो अपने टॉपिक्स पे फिल्म में बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। अब ज्योतिबा फुले थे कौन? कोई फिल्म निर्देशक दिखाए कैसे? अगर ज्योतिबा फुले ने पूरी जिंदगी भर जातिवाद के खिलाफ ही लड़ाई की है और उसी के लिए वो महान माने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी तक भी माने जाते हैं, उनको हर भाषण में इन्वोक करते हैं। गाली भी जिस तरीके से जातिवाद हमारे देश की सच्चाई है, वैसे ही इस तरीके से इनफॉर्मल इस मर्यादाहीन जो किस तरीके से गाली गलौज होता है हमारे देश और समाज में, वो हम सब जानते हैं। तो ये लोग हैं कौन और इनको हमारा देश का कानून इनको रोक क्यों नहीं रहा है वैंडलिज्म करने से? नमस्कार, मेरा नाम अंकित है। आप द वायर देख रहे हैं। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने अपने उस बयान के लिए, अपनी उस टिप्पणी के लिए कहना ठीक होगा, माफी मांग ली है जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब करने की बात लिखी थी। उनकी आक्रोश से उपजी उनकी यह टिप्पणी जो है वो ज्यादातर उस ऐतिहासिक व्यवस्था के खिलाफ थी जो धर्म से वैधता प्राप्त कर समाज पर लागू होती है और जिसकी वजह से आज भी लाखों लाख लोगों को समानता, बंधुत्व और न्याय से दूर होना पड़ता है। फिर भी उनकी टिप्पणी पर व्यापक विवाद हुआ। उनके और उनके परिवार को गालियां दी गई, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ब्राह्मण संगठनों ने तो मोर्चा ही खोल खोल दिया। खुद केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे ने उन्हें धमकी भरे लहजे में लिखा कि अगर अनुराग कश्यप अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो वो उन्हें कहीं भी चैन से नहीं रहने देंगे। इस मामले ने क्या एक बार फिर यह साबित नहीं किया है कि भारत में जातिवाद पर कोई भी बहस ना सिर्फ आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता को कुचल सकती है, बल्कि आपकी निजी सुरक्षा के लिए भी यह घातक हो सकता है। अनुराग कश्यप को माफी मांगनी पड़ी है। इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय। अजय, स्वागत है जी। मैं आपसे सबसे पहले अनुराग कश्यप के इस माफीनामे के बारे में ही जानना चाहूंगा। आपकी नजर में क्या है ये माफीनामा? आप इसे कैसे देखते हैं? इसके क्या मायने हैं? मैं पढ़ रहा था आज सुबह जब अनुराग कश्यप उनका माफीनामा आया और उन्होंने बड़ी शालीनता से ये एक्सेप्ट किया कि उनका उन्होंने जो वो बयान दिए थे वो एक तरीके से मर्यादा विहीन थे और मर्यादा से बाहर जाकर उन्होंने उस तरीके के बयान किए और उनको उस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस माफीनामे में जो मैं पढ़ रहा था उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जो मुद्दे सामने लाकर रख रहे थे उनके लिए वो माफी मांग रहे हैं। और मैं अनुराग कश्यप के अगर उनके पर्सपेक्टिव से अगर सोचूं तो वो मुझे लगता है वो जिस तरीके के फिल्म निर्माता रहे हैं, निर्देशक रहे हैं, वो लगातार अपने पॉइंट्स को आगे अभी भी ले जाएंगे। अपने वो अगर वो जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर वो नेपोटिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं, एक्सेसिव कमर्शियलाइजेशन ऑफ फिल्म्स के बारे में भी बोल रहे हैं, तो वो उन मुद्दों को आगे ले जाएंगे। जहां उन्होंने माफी मांगा है वो ये मांगा है कि वो मर्यादा के दायरे में रहकर उन्होंने अपना कमेंट नहीं पास किया। लेकिन वहां पर अब जैसे अब ये मुद्दों के बारे में तो हम बात करेंगे कि अनुराग कश्यप क्या उठा रहे हैं, कि ज्यादातर क्या होता है कि इस तरीके से टू एंड फ्रो, टिट फॉर टैट और ऐसे कमेंटबाजी में और माफीनामे में जो पूरा विवाद है एक बहुत ही संकुचित हो जाता है। और वो जो मेरे हिसाब से ये अनुराग कश्यप का जो ये पूरा एपिसोड हुआ ये एक दर्शाता है कि ये जो बड़े मुद्दे क्या है। भारत में बोलने की आजादी
को लेकर है, भारत में जो कलाकार हैं वो अपना जो आर्ट बिना किसी डर के बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। कोई अगर पेंटर है वो क्या बिना अपने जो उनके आइडियाज को अपने कैनवस में निकालने के लिए आजाद फील कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई एक ऐसा निर्माता है जो कि बाजार से उठकर अगर कुछ असली कला हमारे भारतीय दर्शकों के सामने दिया था, जिस तरीके से सत्यजीत रे या मृणाल सेन और ऋत्विक भट्टाचार्य तरीके से महान जो फिल्म निर्देशक है, उस तरीके के फिल्म मेकर आने वाले, अगर कोई सीरियस फिल्म मेकर है वो अपने टॉपिक्स पे फिल्में बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, ये मेरे लिए, क्योंकि अनुराग कश्यप ने मुद्दा उठाया क्या था, अब वहां से हम शुरू करते हैं। अनुराग कश्यप ने ये कहा, शुरुआत जो इस विवाद का हुआ कि अनुराग कश्यप ने अपना गुस्सा जताया अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कि फूले जो फिल्म है, ज्योतिबा फूले पे फिल्म बनी है और उसको सेंसर बोर्ड ने वहां पर उनको भी ऑर्डर किया कि ये सारे जो जातिवादी रेफरेंसेस जो हैं आप उनमें उसको आप उनको हटा दीजिए। वो कब उन्होंने बोला, जब ब्राह्मण समुदाय ने आकर कहा कि विरोध किया कि भाई इस तरीके से आप नहीं बोल सकते हैं। अब ज्योतिबा फूले थे कौन? कोई फिल्म निर्देशक दिखाए कैसे? अगर ज्योतिबा फूले ने पूरी जिंदगी भर जातिवाद के खिलाफ ही लड़ाई की है और उसी के लिए वो महान माने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी तक भी माने जाते हैं, उनको हर भाषण में इन्वोक करते हैं। तो सावित्रीबाई फूले विमेंस एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ पे प्रतीक है हमारे, और जो जिनके पास जो एजुकेशन नहीं था और जिनके पास वो सारी चीजें जो नहीं थी जो कि एक आम इंसान को मिलना चाहिए, और उसका उन्होंने उसका विरोध किया कि आधे से ज्यादा जाति प्रथा की वजह से नहीं हो पा रहा है, इनको ना एजुकेशन मिल पा रहा है, ना इनको शिक्षा मिल पा रही है, ना इनको एक बेसिक डिग्निटी जो होती है वो नहीं मिल पा रही है। उसके खिलाफ उन्होंने पूरी जिंदगी भर लड़ाई की। आज अगर आप ही, मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि अगर ज्योतिबा फुले पे फिल्म बना रहे हैं तो आप क्या इस जो ज्योतिबा फुले के जो के पूरे जीवन भर जो संघर्ष के खिलाफ जो संघर्ष था उसे नहीं दिखाएंगे और उसको आप बोल नहीं सकेंगे क्या? और दूसरा सवाल इसमें ये होता है कि ये कौन ब्राह्मण है और ये कौन से ऐसे ग्रुप है जो कि ब्राह्मणों पूरे ब्राह्मण समुदाय का ठेका ले रखा है कि एक ग्रुप अचानक से आ गया। हाँ, और इसके बाद मैं तीसरा पॉइंट बोलूंगा अपना, लेकिन ये एक ग्रुप अचानक से आ गया जिनको, जो अनुराग कश्यप ने भी ये बात उठाई है कि जिनको जो 4 मेंबर जो सेंसर बोर्ड में जो फिल्म देख रहा है, इनके पास वो कॉपी कैसे आई फिल्म के रिलीज के पहले भी? अनुराग कश्यप ने भी ये बात उठाई कि 4 मेंबर सेंसर बोर्ड में देख रहे हैं ये फिल्म, और ये लीक कैसे हो गया कि ये कोई ब्राह्मण ग्रुप जो है, जो अपने आप को ब्राह्मण समुदाय का ठेकेदार मानते हैं, उन्होंने वो फिल्म देख ली और उन्होंने सेंसर बोर्ड को धमकी दी कि ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकती हो क्योंकि इसमें इस तरीके के डायलॉग्स हैं। तो अब जो भी डायलॉग्स इनके पास आई कैसे? तो अब तीसरे मुद्दे पे आता है कि अब हमने नहीं देखा कि तमिलनाडु के ब्राह्मण समुदाय या बंगाल या उड़ीसा के ब्राह्मण समुदाय ने ये फूले फिल्म के खिलाफ कुछ बोला है। एक छोटा सा ग्रुप जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से हमने देखा करनी सेना पूरे राजपूतों का ठेका ले रखा है उन्होंने, और हर जगह जाकर वैंडलिज्म करते हैं। कहीं पे भी अगर कोई कमर्शियल फिल्म में अगर कोई विलेन का नाम अगर राजपूत प्रतीक हो तो उसमें भी वहां पर जाकर वो तोड़फोड़ मचाते हैं, हंगामा करते हैं। तो इस तरीके से ये लोग हैं कौन, और इनको हमारा देश का कानून इनको रोक क्यों नहीं रहा है वैंडलिज्म करने से, या कि लोग क्या करें, क्या पहने, क्या खाएं और उनको क्या देखें भी। हाँ, ये और क्या हमारे देश में कला होना चाहिए, क्या किस तरीके का आर्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, वो इन्होंने ठेका लगा। अब तीसरे मुद्दा जो मुझे लगता है इसका एक राजनीतिक स्वरूप है, ये जो जब फूले फिल्म से पहले एक दिन पहले अनुराग कश्यप ने एक और पोस्ट डाला था, जिसमें उस पोस्ट में वो स्टोरी थी, जिस स्टोरी को उस स्टोरी में आप देखिए, जब वो भी एक फूले फिल्म को रोकने की कोशिश में उन्होंने ये पैटर्न बताया। पंजाब 95 जो जसवंत सिंह खालरा की फिल्म, जो दलजीत दोसांझ थे, उसको सेंसर बोर्ड ने पास नहीं होने दिया। 30 जो दिवाकर बैनर्जी की फिल्म है
नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाली थी उसको नहीं नहीं हुआ। धड़क 2 जो भी फिर से एक इंडिया के कास्टिज्म को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाती है, उसको नहीं होने दिया। फिर फुले हुआ, और उससे पहले ये सारा जो मामला शुरू होता है ये तांडव से शुरू हो रहा है कि तांडव में अगर हम सरकारी पक्ष अगर नहीं दिखा रहे या सरकार को कुछ भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसको सेंसर बोर्ड एक तरीके से सरकार का एक एजेंट बन गया है। जिस तरीके से गवर्नर एजेंट बन गए हैं उस तरीके से कि कुछ भी अगर सरकारी पक्ष नहीं दिखा रहा है अगर, और या सरकार को लेकर कुछ क्रिटिक दिखा रहा है तो उसको आप रोक ले। और यह अनुराग कश्यप ने क्या उस पोस्ट में लिखा था, आई डोंट नो हाउ मेनी अदर फिल्म्स आर ब्लॉक्ड दैट एक्सपोजेस द एजेंडा ऑफ दिस कास्टिस्ट, रीजनलिस्ट, रेसिस्ट गवर्नमेंट। सीधा सीधा सरकार पे उन्होंने एक तीखा प्रहार किया कि उनको क्या कह रही है, उनको जातिवादी बता रही है, रीजनलिस्ट बता रही है कि एक क्षेत्रवादी बता रही है, और रेसिस्ट भी बता रही है कि हाँ, और इस तरीके से और इस ब्लॉक हु इज सो अशेम्ड टू सी अप देयर ओन फेस इन द मिरर। मतलब अपना, इस गवर्नमेंट को अपने आईने में अपना चेहरा देखने में शर्म आती है, इतनी डरी हुई है। और उनको सीधा, और उसमें लास्ट में उन्होंने एक एक्सप्लेटिव, एक गाली का यूज किया और फिर उनको कावर्ड्स बोला। कावर्ड्स मतलब डरपोक, सरकार को डरपोक बोल रही है। जिस पोस्ट पे ये पूरा विवाद हुआ उसमें भी ये वही कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड में ने धड़क 2 में जब ये चारों देख रहे थे और उसको पास नहीं होने दिया तो उनको, निर्देशक को ये बताया गया कि मोदी जी ने आकर देश में जातिवाद खत्म कर दिया है, और अगर खत्म हो गया तो आप क्या दिखा रहे हैं। तो उसी में ही अनुराग कश्यप ने पूछा, अगर जातिवाद खत्म हो गया तो आपको डरने की क्या बात है, और उसके बाद फिर से थी। तो सीधा सीधा ये जो पूरा मुझे लग रहा है, ये एक जिस तरीके से पिछले 10 साल का हमने रिकॉर्ड देखा है कि ऐसे कोई भी सरकार पे अगर प्रभाव अपने इंडिपेंडेंट हैसियत से अगर प्रहार करता है तो अचानक से समाज में ऐसे, कभी ब्राह्मण कम्युनिटी से, कभी राजपूत कम्युनिटी से, कभी ऑनलाइन में कहीं पर, हमेशा इस तरीके से ऐसे लोग आ जाते हैं जो समाज के ठेकेदार बनते हैं और तुरंत और उसको उनकी बोलती बंद करवा देते हैं। और ये जब हुआ, और ये इस तरीके से जब बोलती जब बंद उनकी कराई जाती है तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न लगता है मुझे कि भाई इसको चुप कराओ, ये सीधा सीधा बोल रहा है तो इसको आप चुप कराओ। तो मेरे हिसाब से ये माफी नहीं, माफी तो अनुराग कश्यप ने मांगी, लेकिन मैं जो बाहर बैठकर देख रहा हूं कि ये एक और ऐसा इंस्टेंस है, एक और एग्जाम्पल है जहां पर अपने जो स्वाधीन तरीके से जो सोच रहा है, जो आजाद तरीके से सोच रहा है, उनकी बोलती बंद करा दी गई है। हाँ, लेकिन अनुराग कश्यप के मामले में आप देखिए कि आपने शुरुआत में इसका जिक्र भी किया कि एक कमेंट की वजह से इस पूरे जो बहस थी जातिवाद का, जिस फिल्म को लेकर, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की फिल्म को लेकर जो फिल्म आ रही है, उसको डाइल्यूट कर दिया गया, उसे गाली को केंद्र में रख के पूरे विवाद को डाइल्यूट कर दिया गया। जो बात अनुराग ने कही वो नहीं कहनी चाहिए थी, उस तरह की आपत्तिजनक बात थी, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, माफी मांगी। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि अभी भी इस देश में कुछ जातियों के लोग, कुछ जातियों के लोगों पे उनको सजा देने के लिए और खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए उस पर पेशाब करते हैं? आप अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में पिछले साल ही हुआ कि एक आदिवासी युवक के ऊपर किस तरीके से ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उनपे, और ब्राह्मण संगठनों ने उसको प्रेज किया, उसको सम्मानित किया, उस व्यक्ति को। हमेशा, मतलब मुझे अभी अचानक से हम एज मीडिया में रहकर बीच में टोक रहा हूं कि फिल्म फुले जो है, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को लेकर, उसमें भी सावित्रीबाई फुले, इतिहास ये बताता है कि जब घर से निकलती थी उन पे मलमूत्र फेंके जाते थे। कौन फेंकने वाले, और आज के दिन भी मैनुअल स्कैवेंजिंग है, कौन कर रहा है? हाँ, और ये सारे जो वो कौन कर रहे हैं, और वो तो ये बात है। मैं ये सवाल कि जातिवाद है या नहीं है इस देश में, हम आज हमारे स्टूडियो में बैठकर बात कर रहे हैं, उसमें भी ये तो कौन नहीं जानता है कि जातिवाद है। और ब्राह्मण और जो अपर कास्ट जिनको कहते हैं उनको तो मालूम ही है कि जातिवाद है, वो चाहे जितना भी झुठला ले उसको। लेकिन देश के जो 85% जो नॉन ब्राह्मण या नॉन अपर कास्ट लोग हैं, उनको वो जो झेलना पड़ता है, जो जातिवादी डिस्क्रिमिनेशन और एक जो ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहने की जो स्वाधीनता होती है, एक फ्रीडम होती है, वो जो नहीं है उनके पास, तो वो समझते हैं इस बात को। लेकिन आप मर्यादा की बात कर रहे थे ना कि हाँ उन्होंने माफी मांगी। मर्यादा सिर्फ जो सरकार के खिलाफ
बोल रहे हैं, या फिर जो अपने स्वाधीन तरीके से गाली दे दिया या चलिए जो भी कर लिया, गाली भी जिस तरीके से जातिवाद हमारे देश की सच्चाई है, वैसे ही इस तरीके से इनफॉर्मल इस मर्यादा हीन जो किस तरीके से गाली गलौज होता है हमारे देश सोसाइटी और में। समाज में, वो हम सब जानते हैं कि किस और तरीके उसमें से जातियों की क्या भूमिका होती है? और और कैसे कास्टिस्ट स्लर्स जो होते हैं, बिल्कुल। कि मतलब अगर आप और हमारे देश में आज एक मुख्यमंत्री आकर एक समुदाय को कटमुल्ला बोल जाते हैं। बड़े-बड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो मुसलमानों को मुसलमान नहीं कहकर उनको कटमुल्ला बोलते हैं। संसद में कहा हाँ, है। संसद में कहा है। और रमेश भितूरी जैसे जो पूर्व एमपी थे, वो उन्होंने दानिश अली पे को क्या क्या-क्या नहीं बताया, कहा। क्या कहा, हाँ, उनको वो अभी मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो मर्यादा क्या सिर्फ इस तरीके से है कि जो उन्हीं के लिए है कि जो अपना पक्ष रख रहे हैं? मर्यादा और उनके लिए मर्यादा नहीं है कि जो बड़े-बड़े पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं और वो कुछ भी बोल जाए, उनको सवाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो पूरा भार है मर्यादा में रहकर बात करो, करने का। वो उन्हीं का है कि जो इस पूरे लहर के विपरीत जाना चाह रहे हैं और जो अपनी तरीके से जीना चाह रहे हैं, जो अपनी तरीके से एक क्रिटिक देना चाह रहे हैं। और मुझे कभी-कभी लगता है कि आज के इस वातावरण में अनुराग कश्यप, जो एक ऐसे फिल्म निर्देशक और ऐसे लेखक रहे हैं, जो हमेशा से ही गोइंग अगेंस्ट द धारा के विपरीत जाना चाहते हैं, समाज को आईना दिखाना चाहते हैं और समाज का जो नैतिक मापदंड है, उसको खखोलते हैं वो। वो जो आडंबर है, उसके नीचे उसके जो परतें हैं, उसको निकाल कर अंदर की रियलिटी अपने स्टोरीज में अपने सामने लाने की कोशिश करते हैं। और लगातार वो सिर्फ अपने कहानियों में ही ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जहां पर है, जब वो आए थे, आप याद कीजिए अनुराग कश्यप का सफर, जब वो आए थे तो वो यहाँ से गए थे, दिल्ली से गए थे बॉम्बे, और उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने बड़े-बड़े राइटर्स के लिए घोस्ट राइटिंग की और उसके बाद सत्या जैसी फिल्म बनाई, जो कि उस समय एकदम अवंट-गार्ड फिल्म थी उस समय। फिर वो भी धारा के एकदम विपरीत। हाँ, वो भी अलग तरीके से एक मतलब जो फिल्मोग्राफी उनका पूरा देखिए, देवदास में देखिए, वो लगातार पितृसत्ता को क्वेश्चन करते हैं, मेल ईगो को क्वेश्चन करते हैं, क्राइम का जो नीचे का क्या सोशल फिनोमिनन है, क्या है क्राइम, उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें और इस तरीके से, और वो और अपनी इंडस्ट्री में भी जो एंट्रेंच्ड फोर्सेस है, जो लगातार नेपोटिज्म के खिलाफ भी वो बात करते रहे कि कैसे कुछ परिवार और कुछ बड़े-बड़े जो स्टूडियोज है वो पूरे फिल्म इंडस्ट्री पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनका जो पूरा जो मेंटल माइंडसेट है, वो एक फ्री मैन का है। एक ऐसा है, एक मतलब एक है कि जैसे, और जो हर बड़े-बड़े फिल्म मेकर चाहे वो हैं, और वो ऑफेंड करने से भी नहीं डरते हैं अपनी कहानियों में लोगों से। और यही तो है फिल्म मेकर, कला होती क्या है, आर्ट तो यही है ना। आप बड़े-बड़े फिल्म मेकर देखिए, सत्यजीत रे की सारी फिल्में सोशल क्रिटिक्स थी, मृणाल सेन की भी, ऋतिक भट्टाचार्य, मतलब आज के डेट में पूरे ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री को अगर आप ऋतिक घटक, सॉरी ऋतिक घटक, और उसमें आप देखिए कि पूरा जो ये अभी माइग्रेशन और ये सारा जो रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, उसमें सबसे बड़े जो बेहतरीन कहानियां हैं उन्होंने फिल्मों में उतारा। बाहर आप देख लीजिए, पासोलिनी जैसे या बर्टोलुची हुए या बर्गमैन हुए या कियारोस्तामी, जो ईरान जैसे एकदम जो फिल्मों में कुछ भी कहने नहीं देते हैं, वहां पर भी सब निकल कर अपनी कहानियां लिख रहे हैं, सोशल क्रिटिक कर रहे हैं। पासोलिनी ने तो ऐसी 100 डेज ऑफ सोडोम बनाई, वो आज के डेट में अगर इंडिया में बन जाती, हाँ, जो कि इतना बड़ा क्रिटिसिज्म है एक नाजी, एक फासिज्म का, वो जो बनाई, और उसको जिस तरीके से जिस तरीके से शूट किया, जिस तरीके से सटायर और जिस तरीके से एक सिंबोलिज्म का उन्होंने यूज किया, वैसे भारत देश में कभी बन ही नहीं पाएगी। और इसीलिए है कि ये पूरा जो है कि बोलने की आजादी सिर्फ
सिर्फ लोगों से ही नहीं छीनी जा रही है, इस तरीके से जो आर्ट है इसको पूरी तरीके से क्रश करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, कि कोई भी एक स्वाधीन माइंडसेट का आदमी हो। अब मुझे लगता है कितनी एक स्वाधीन माइंडसेट का फिल्म मेकर, उनको आज कितनी घुटन महसूस हो रही होगी, जहां पर उनके विचार और उनके जो जिस तरीके से एक सामाजिक जो चित्र पेश करते हैं अपनी कहानियों में, उनको रोका जा रहा है हर जगह, और रियल कहानियां रोकी जा रही हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा फिल्म में आप देखिए, चाहे हमेशा। केरला स्टोरी हो, कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो आधा सच हो या पूरा झूठ हो, या फिर अभी देखिए साबरमती रिपोर्ट को तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। बाकी सारे जो इस टाइप के जो फिल्में हैं उसको अलग सेंसर अलग बोर्ड अलग सेंसर बोर्ड पास पास ही कर नहीं दे हुआ। जा रहे हैं, जिसमें अनगिनत वायलेंस है। और उस तरीके से, और अलग एक समुदाय को पूरी तरीके से विलनाइज किया गया है उसमें, और उसको सरकारें टैक्स फ्री कर दे रही हैं। तो आप सोचिए कि एक जो जेन्युइन फिल्म मेकर है, जो उसको उसको उसके लिए कितना ज्यादा वो डिमोरलाइजिंग और डिमोटिवेटिंग होगा। आपने बीच में तो कही एक बात हम्म कि किस तरीके से अभी भी हम्म और पहले भी हम्म नाज़ियों ने जो किया, उस पे हम्म फ़िल्में बनी, साहित्य हम्म लिखा गया हम्म और उसे वहाँ के लोगों ने भी खूब स्वीकारा। हम्म अगर भारत में हम देख रहे हैं कि फ़िल्म मेकर अगर कुछ बनाता है, राइटर कुछ लिखता है हम्म और एक-एक वर्ग उठ के उसे अपने लिए अपमान मानने लगे, हम्म, तो इस तरह से कला कहाँ पहुँचेगी? जी अब देखिए। जैसे देश में जाति के आधार पे खूब भेदभाव हुए, हम्म तो अब उस पे फ़िल्में नहीं बनाई जाएँगी, हम्म नहीं लिखे जाएँगे, कल को तो मतलब कोई नया ओम प्रकाश वाल्मीकि हो ही नहीं पाएगा, जी, वो अपनी जूठन लिख ही नहीं बिल्कुल, पाएगा, बिल्कुल। है ना? नहीं, और हमारा ये सिर्फ़ अनुराग कश्यप ही नहीं, हमारा जो मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री है, सिर्फ़ हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का ही अगर एग्ज़ाम्पल लें, तो जब से हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो लगातार एक समाज को के लिए एक कमर्शियल फ़िल्में तो बनाते ही हैं हुँ, वो, लेकिन हमेशा वो धारा भी हमेशा सुदृढ़ रही है हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पर वो प्रगतिशील टॉपिक उठाते हैं, हुँ, जहाँ पर वो एक समानता, एक और जातिवाद के खिलाफ। आप देखिए उस समय नूतन की कौन सी फिल्म थी जो सुजाता, हुँ, हाँ उस समय से ये सारी फिल्में बन रही है, कोई रोकने वाला नहीं था इसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ हो सकता है कुछ कला के नाम पे बहुत विभत्स कुछ अगर बेचे किया जाए, लेकिन किसी का ये हक नहीं है कि उसको आप उसकी बोलती बंद करवा दे उग्रता से, हुँ, अग्रेशन से, और इस तरीके से कि हमारे और कोई एक ठेकेदार आ जाए समाज का जो बंद करा दे। आप अगर आपको पसंद नहीं है आप जाइए, आप मत देखिए हुँ, उसे, सिंपल। लेकिन या फिर आप क्रिटिसाइज कीजिए उसको, लेकिन सबको मर्यादा का आदर जितना अनुराग कश्यप और फिल्म निर्माताओं को करना चाहिए, उतने ही क्रिटिक को भी करना चाहिए, और जितना जो वो जो ट्रोल जो है सोशल मीडिया में उनको भी करना चाहिए। हुँ, ये जो मापदंड है ये कि आप केस कर देते हैं। आप देखिए, अब मैं मुझे याद आ रहा है कि 2011 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया, शिक्षा बचाओ कुछ आरएसएस का एक संगठन था, शिक्षा बचाओ संगठन, जो दीनानाथ बत्रा चलाते थे, काफी शालीन आदमी थे वो, उनसे मैं मिला भी हूँ। लेकिन उन्होंने ये प्रदर्शन किया कि ये जो 300 रामायण, ए के रामानुजन हुँ, की का जो ऐसे है 300 रामायण, हाँ, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, जाके हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो एचओडी थे उस समय, वहां पर वैंडलिज्म की तोड़फोड़ मचाई, और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी इस तरीके से जाकर ये इस डर से कोर्स से कि और यहाँ पर तोड़फोड़ मचाएंगे, और इसीलिए उसको सिलेबस से निकाल वापस दिया। लेंगे। अब उसमें, लेकिन उसमें क्या है, मुझे लगता है कि अब उस 300 रामायण में क्या ऐसा था जो आप ऑफेंड हो जाते हैं या हुँ, आहत हो जाते हैं? हुँ, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन आज का ऐसा है, ये जो आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, आज का जो नैतिक मापदंड ऐसा हो गया कि हिंदू धर्म हुँ, जो है, हुँ, तो उसमें कोई सुधार नहीं होना चाहिए, और दूसरे जो धर्म है, मुझे 100% मैं श्योर हूं कि उनमें भी इस तरीके के लोग होंगे कि उसमें जो लिखा गया है उसे उसको वैसे उसको हम उस पर सवाल नहीं पूछ हुँ, सकते। अब उसमें क्या लिखा गया था, उसमें 300 रामायण में क्या लिखा हुआ था, उसमें कई सारे वाल्मीकि रामायण के अलावा कई सारे साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया में रामायण हुँ, हैं, इतने सारे भारत में कई तरह रामायण के हैं, हैं। कम रामायण भारत में लिखी गई। जैन का जो वर्जन ऑफ हुँ, रामायण है, बौद्धों का वर्जन उसमें ऑफ रामायण रावण है। को हीरो माना हुँ, जाता है। और साउथ ईस्ट एशिया में जो रामायण है, वहां पे हनुमान को कृष्ण के रूप में देखा जाता है, जहां पर वो रासलीला कर रहे हैं। हुँ,
हाँ, कृष्ण की तरीके से। और ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्जन्स है। और आप आज मैं अगर फिल्म निर्माता हूँ और मैं वाल्मीकि के रामायण, जो जिसको बीजेपी सरकार और ये जो संघ परिवार के लोग वाल्मीकि अपना मापदंड मानते कि अगर रामायण है तो बस वाल्मीकि रामायण है। अब वाल्मीकि रामायण में भी एक ऐसी स्टोरी है गौतम महर्षि गौतम की, हाँ, जिन्होंने इंद्र भगवान को श्राप दे दिया क्योंकि जो गौतम महर्षि गौतम थे, उनकी जो पत्नी थी अहल्या, उनका इंद्र भगवान के साथ अफेयर हो गया। तो उसके बाद वो गुस्से में श्राप दे देते हैं, और श्राप ऐसा देते हैं जो मतलब कि आपको 100 वेजाइनाज का श्राप देते हैं इंद्र भगवान को। आज मैं फिल्म मेकर है, मैं इस एपिसोड में वाल्मीकि रामायण जो ये सबसे ज्यादा मानते हैं, उससे अब मैं ये स्टोरी को आप थिएटर करना चाहता हूं या फिल्म करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूं? अब ये इनको प्रॉब्लम है कि इनको किसी भी तरीके का जो स्कॉलरली, इनको अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से मतलब है, लेकिन इनको जो सच में जो एक तरीके से जो भारतीय कल्चर है, भारतीय ट्रेडिशन है, हाँ, जो विविधता है, विविधता हो या नहीं हो, लेकिन उस पे डीप रिसर्च करने का इनको कोई मन नहीं है। इनको सिर्फ अपने पॉलिटिकल पावर से मतलब है और सबकी बोलती बंद करवा देने से मतलब है। तो इसमें होता क्या है, जैसे नाजी जर्मनी में आपने देखा कि जो मॉडर्निस्ट और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट है, उनके काम को लेकर जला दिया गया, किताबों को जला दिया गया। हाँ, ये हुआ। उसी तरीके से वहां पे तो वो नाजी जर्मनी था, यहाँ पे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन को उस तरीके से यूज कर दिया जा रहा है कि सबके जो स्वर है ना, आजाद स्वर, उसको किसी तरीके से आप दबा दे। सेंसर बोर्ड वही कर रहा है कि कोई भी चीज आपको लग रहा है कि भाई इससे कुछ हो सकता है, या फिर आपके कान में बात आ गई कि इसमें हो सकता है, आप बंद करवा दीजिए। हाँ, आप इसी तरीके से सारा कुछ चल रहा है। इसमें क्या ज्योतिबा फुले की बायोग्राफी नहीं बना सकते आप? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी आहत होने वाली बात है कि आप प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करते हैं, खुद प्रार्थना करते हैं, तो सम्मान देते हैं। आप पंजाब में जसवंत सिंह खालरा, जो इतने बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे और लगातार समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के साथ उन्होंने काम किया, उस पे आप एक फिल्म नहीं दिखा सकते हैं? आप समाज को अगर जैसे फिल्म है, कविताएं भी उस तरीके से, पेंटिंग भी उस तरीके से, कोई भी कलात्मक चीजें जो है, वो समाज को आईना दिखाने का भी तो लगातार ऐतिहासिक तरीके से करी जा रही है ना। इतिहास में अगर आप जाएं तो करती जा रही है। और आज अगर हम ये सवाल, और आर्टिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है समाज सुधार में, वो अपने काम के जरिए करते हैं, और अगर ये नहीं होता तो आज के अगर हम ये सवाल अपनी ही जो कल्चर के रूढ़िवादीता को अगर हम उस पे सवाल ना उठाए, तो आज भी हमारे देश में जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बन रहे हैं, वो आज भी बाल विवाह करा रहे होते, आज भी सती करवा रहे होते, और आज भी दलितों को और ओबीसी लोग जो हैं, दलितों को अपने जो टॉयलेट साफ करवा रहे होते। कुछ भी नहीं होता। ये लोकतंत्र ही इन लोगों के लिए एक बड़ा वो है, क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर है कि भाई ये लोकतंत्र। तो इन्होंने क्या किया कि लोकतंत्र में जो इंस्टीट्यूशन है, उसी को ही अपने फांसीवादी एजेंडा के लिए ये करा रहे हैं, चाहे वो सीबीएफसी हो, चाहे वो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन, चाहे साहित्य एकेडमी हो, चाहे मॉडर्न, जो हर जगह में इन्होंने इस तरीके से पकड़ के स्वर को दबाने की कोशिश की है, ना कि एक आर्ट को उपज देने के लिए कोशिश की है। तो वो सीबीएफसी की भूमिका लगातार संदिग्ध होती जा रही है। वो हाल में संतोष नाम की एक फिल्म आई थी, उसे भी पास नहीं होने दे गए, क्योंकि संतोष नहीं हुआ, पुलिसिया हिंसा दिखाई गई। अब जो संतोष, कौन सी फिल्म है संतोष, जो इंग्लैंड में इतनी पॉपुलर हुई और लगातार हर जगह में इंग्लैंड की तरफ से ऑफिशियल एंट्री थी एकेडमी अवार्ड के लिए। तो और वहां पे प्रोफेशनली ये चल रहे हैं। अब यहाँ के लोग तो कह देंगे कि इंग्लैंड में इसलिए हो गई कि उनका जो व्हाइट लोग हैं या फिर जो वेस्टर्न लोग हैं, उनका एंटी इंडिया एजेंडा है, बिना किसी सबूत के वो ये कह देंगे। उनको फिल्म अप्रिसिएशन कैसे करते हैं उनको नहीं मालूम है, और वो बैठकर देखते हैं कि भाई कहानियां होती है ना, आपको नहीं पसंद है आप मत देखिए, और आपको अगर पसंद है तो आप जाकर उसे देखिए। लेकिन ये जो गला घोटने का ये जो है, और यही मर्यादा अनुराग कश्यप के ये वाला जो विवाद है, वो अनुराग कश्यप एक प्रतीक है। बाकी
फिल्म मेकर्स के लिए जो चिलिंग इफेक्ट होता है ना, कि अगर अनुराग कश्यप तो मुंह फट है, हमेशा से ही रहे हैं, और सिर्फ सरकार, अभी तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी पसंद नहीं आता है तो वो बोल देते हैं। हाँ, वो बोल देते हैं, लेकिन बाकी लोग तो नहीं बोलते। लेकिन यही तो समय है कि बाकी जितने भी जो सारे आर्टिस्ट और कला क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, वो आकर अनुराग कश्यप के समर्थन में खड़े हो। और मुझे काफी सरप्राइज हूं, मैं अचंभा हूं कि अनुराग कश्यप जिस तरीके से उन्होंने अपना माफीनामा लिखा कि मेरे दोस्त, मेरे फैमिली और इतने सारे जो लोग हैं वो लोग भी आहत हो गए, और मेरे बहुत सारे दोस्त ब्राह्मण हैं वो भी आहत हो गए, मैंने एंटायर कम्युनिटी, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो एंटायर कम्युनिटी के बारे में, इससे पहला जो उनका आया था जो अपॉलॉजी दिया था कि जो ब्राह्मण, जो फेक ब्राह्मण है जो आहत हो गए हैं, हाँ, वो उनके लिए माफी है। अगर अब ब्राह्मण अपने आप को इतना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हाँ, कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो उनको तो आगे रहकर समाज सुधार के काम में आना चाहिए ना। लेकिन ब्राह्मणों का ये जो ग्रुप है, सारे ब्राह्मण कम्युनिटी के बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसमें जो ये जो ग्रुप है जिनको जो ज्योतिबा फुले के कुछ डायलॉग से परेशानी हो गई, उनको ये वर्णाश्रम धर्म पसंद है उनको, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो चतुर्वर्णीय सिस्टम है उसमें वो सबसे ऊपर है, और वो उन्हीं का है सारा दबाने का हक बाकी लोगों को। और आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहां विश्व गुरु हम बनना चाह रहे हैं, और 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं, वहां पे ये जो बेसिक जो, और अंबेडकर की इतनी ज्यादा गुणगान कर रहे हैं और गुणगान हो रही है, उसमें आप इस चीज में सीधा सीधा एक है कि भाई आप ब्राह्मण व्यवस्था जो है उसको रहना चाहते हैं। आज आप मान लीजिए, आप ऐसा सोचिए कि आज आप कुछ जो ओबीसी ग्रुप या एक दो जो छोटे ट्राइबल ग्रुप ने आकर एक फिल्म में, एक तो वो बोलते नहीं है कभी, क्योंकि उनके पास उतना पावर ही नहीं है कि वो किसी फिल्म को रोक ले। हाँ, लेकिन अगर वो बोलते तो इतनी जल्दी क्या सेंसर बोर्ड पास नहीं होने देती उसे। तो वही है, वो बोलते नहीं है। तो कल्चर में जो हमारे ट्रेडिशन में कैपिटल है किसके पास है? किसके पास है? तो उन्हीं के पास है, और उसका वो गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। और अगर पहले वो अत्याचार किया, अब उसको नहीं दिखाने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल। साथ में ये है कि ये जो मोदी सरकार है, उनके तमाम नेता, चाहे वो किसी भी जाति से आ रहे हो, मोदी जी खुद ओबीसी है, लेकिन किसी भी जाति, वो पूरे समय मतलब जब असली मुद्दे की जब बात आती है, तो इसी तरीके से ये जो उच्च जातियां हैं और उनके पावर को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है, उनके स्वर को और बढ़ावा दे रही है। हालांकि वो बातें अलग कर रहे हैं कि वो किस तरीके से एम्पावर हो रही है, कर रहे हैं नीचे की जातियों को, लेकिन उनको कभी प्रेसिडेंट बना रहे हैं, कभी बड़े बड़े पदों में रख रहे हैं, लेकिन बातें वो सुन किन की रहे हैं, किन लोगों की सुन रहे हैं? ये सवाल हम लोग को पूछना चाहिए कि आप सुन किन की रहे हैं। आप इसे छोटे छोटे दबाव में आकर आप पूरे जो देश का जो कला का इकोनॉमी है उसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि सब फिल्म निर्देशक इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि कहानियां ही नहीं आ रही है। और आप बॉलीवुड की हालत देख लीजिए, बॉलीवुड में फिल्में हिट नहीं हो रही है, और वहीं पर आप देखिए कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक स्टोरी आ रही है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में जाति व्यवस्था का जो क्रिटिक है वो और ज्यादा जोर शोर से वहां के फिल्म निर्देशक जो है निकाल के लेकर आ रहे हैं। तो और वो ऐसी नहीं है कि कोई बोरिंग फिल्में हैं, ये बहुत ही अच्छी एकदम सिनेमैटिक तरीके से कही गई कहानी, बहुत एंटरटेनिंग कहानियां भी होती हैं जिनको आम लोगों के लिए पेश किया जाता है। क्योंकि हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इस तरीके से गला घोटने का काम किया जा रहा है, इसीलिए जो बॉलीवुड की जो इतनी विरासत है, इतनी प्रोग्रेसिव, पहले राज कपूर यूएसएसआर मतलब सोवियत रशिया में बड़े थे, आमिर खान चाइना में इतने बड़े हैं, शाहरुख खान दुनिया भर में इतने ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो जो विरासत है उसका धीरे 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 गला घोटने का काम किया जा रहा है। और इस तरीके से जो प्रोपेगेंडा फिल्में हैं जो अच्छी भी नहीं बनाई गई है, चाहे वो साबरमती रिपोर्ट हो या कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी हो, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? हर चीज का राजनीतिकरण इन लोगों ने कर दिया है, और उसके खिलाफ ये अनुराग कश्यप का जो ये छोटा सा विवाद है, ये सारी चीजें दर्शाता है कि क्या है। और अनुराग कश्यप के साथ आज अगर बाकी के कलाकार खड़े नहीं होंगे, कि फिल्म फ्रेटर्निटी का साथ नहीं मिला है। अगर मिलता तो वो आकर खुल के सामने बोलते, मगर सब इतने डरे हुए हैं। और यही दिखाता है कि किस तरीके से एक एनवायरनमेंट ऑफ फियर एक कर दिया गया है, जहां पे राजनीतिक और चुनाव, राजनीतिक मुद्दे और जो चुनाव,
इनको छोड़कर जो बाकी सारी चीजें हैं उसमें कोई भी आजादी अब नहीं बची है। क्या पहनना है, क्या देखना है, क्या क्या खाना है? खाना है, सारी चीजें हुँ। सरकार के को खुश करने के लिए अब हम करेंगे। और अगर इसी तरीके का समाज चाहते हैं, और मैं इसलिए इसमें ज्यादा भावुक इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा फिल्म बफ हूँ। मैं बाकी करीबन सारी फिल्में देखता हूँ, बाहर की भी और भारत की देश भी। की भी, और देश के भी अलग-अलग जगहों से के राज्यों के देखते हैं। और जहां-जहां देखा है कि इस तरीके से सरकार की दखल-अंदाज़ी फ़िल्मों में और कला के क्षेत्र में हुई है, वहाँ कला खत्म हो गया है। यहाँ पे हमारे पास ऐतिहासिक एग्ज़ाम्पल्स हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे और लगातार मतलब समाज को आईना अगर आर्ट नहीं दिखा पाती है, तो आर्ट एक तरीके से उस एक स्टैग्नेट हो जाती है और हुँ, खत्म हो जाती हुँ। है। और अनुराग कश्यप का ये जो पूरा ये जो है उनके साथ आज खड़े रहने की ज़रूरत है। चाहे और मर्यादा का जो आकलन है, हुँ, वो सिर्फ़ अनुराग कश्यप पे हम ना करें। हुँ। जो लोग इस एक कमेंट से अनुराग कश्यप की बेटी को रेप थ्रेट दे रहे हैं, जो उनको उनके फैमिली वही को लोग लैंग्वेज भी बता हाँ, रहे हैं कि किस हाँ, तरह से रेप बात थ्रेट दे रहे हैं। और ये बात शुरू कहाँ से हुई? अनुराग कश्यप ने कि हम यूरिनेट करेंगे हाँ, ब्राह्मणों पे, वो कमेंट क्या बोला था कि तेरा बाप सारे ब्राह्मण थे। हाँ। इस तरीके से उन्होंने ये बोला। तो उसपे उन्होंने गुस्से में इस तरीके से टिप्पणी कर दी। टिप्पणी दी, और उसके बाद से उनकी बेटी को रेप थ्रेट मिल रहा है। इससे पहले भी उनकी बेटी को रेप थ्रेट मिल रहे हैं। तो ये क्या है? ये किस तरह के सीधा-सीधा संस्कार हैं? ज़ोर ज़बरदस्ती से मुँह बंद रखो, नहीं तो जी, छोड़ेंगे नहीं। जी। यही है ना मैसेज? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जो है आपने इस पूरे मामले को बहुत अच्छे जी, से समझाया जी। और ख़ासकर इस विषय में ये कहना उचित होगा कि अगर भारत को अपने संविधान के वादे को लागू करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि भारत के लोग जाति की सच्चाई जो असहज सच्चाई है उससे टकराएँ और ये तभी होगा जब हम अनुराग कश्यप जैसे लोग जो इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं, उन्हें सुनेंगे, ना कि उन्हें चुप करा देंगे, उनका गला घोट देंगे, उनके स्वर को दबा देंगे। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।